हाय एवरीवन। तो फाइनली इस क्लास में कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। देखो यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और जितना भी जो सी सेट है और सी सेट में स्पेशली अगर कॉम्प्रिहेंशंस का डेडिकेट होकर बात करें तो इसमें जो कीवर्ड दिए रहते हैं, चाहे वो एजम्पशन हो, चाहे कोरोलरी हो, है ना, चाहे क्रक्स हो, चाहे ऑथर का जो रेशनल माइंड हो, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड दिए रहते हैं उस कीवर्ड को आज पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये टाइम सेविंग वीडियो होगा। अल्टीमेटली ये जो है गाइडिंग वीडियो होगा, क्योंकि जब कीवर्ड को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो जो एक क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने का उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जो मोस्ट एक्यूरेसी होता है वो बड़े आसानी से यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब इस क्लास के पहले जब स्ट्रेटजी वीडियो कवर किए हैं कि कैसे जो है सी सेट को क्वालिफाई कर लिए और किस तरीके से जो है एक्चुअल में सी सेट को क्वालिफाई कर लेना चाहिए, तो पूरा डिटेल के साथ पूरा इसका स्ट्रेटजी वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से एक बार कवर कर सकते हो। क्योंकि उस चैप्टर में एक चीज डिस्कस किए थे उस क्लास में, कौन सा, अगर सी सेट को कवर कर लेते हो, क्योंकि उसका वेटेज भी डिस्कस किए थे कि अप्रोक्सीमेटली 27 से 28 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, इसमें नेग्लेक्ट भी नहीं होने वाले बात है। बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन भी नहीं होते। 27 से 26 हो जाएगा, 25 है, कभी 30 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सी सेट क्वालिफाई है, तो अगर इसको कवर कर लेते हो तो बड़े आसानी से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, टोटल 8 कीवर्ड हैं, उस 8 कीवर्ड को विथ एग्जाम्पल, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पे सॉल्व करने वाले और देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है वो है एजम्पशंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजम्पशंस? एजम्पशंस का एक्चुअल मीनिंग होता है एज्यूम करना। ठीक है, हमें कोई फैक्ट्स नहीं पता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना डाटा पता है ना फैक्ट्स, एवरीथिंग वी डोंट नो, बट व्हाट शुड वी नो कि जस्ट हमें एजम्पशंस करना है, अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे जैसे कि पृथ्वी होता है ना, अर्थ है, तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होंगे, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस लगाते हैं कि शायद इस तरीके से हुए होंगे, शायद उस तरीके से हो सकते हैं, मे बी लाइक दैट, मे बी दिस। इस तरीके के जो हम लोग एज्यूम करते हैं उसी को यहाँ पे एजम्पशन बोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई डाटा भी नहीं है, नहीं मेरे पास कोई फैक्ट्स है, नहीं कोई मेरे पास कोई गवर्नमेंट डाटा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं नॉर्मली एजम्पशंस कर रहा हूँ, इसी को बोले जाते हैं एज्यूम करना। ठीक है, एग्जाम्पल दूं क्या? चलो, या तो इसको अपने लेवल में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, लेकिन हम लोग इसको तो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं, और इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो। अगर क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, तो ऑटोमेटिकली पैसेज जब कवर करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले काम क्या करना होता है, पेपर आए, अगर कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोले हैं, पहला ही स्टेटमेंट दिए कि नो कंट्री नीड टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। अगर चाहो तो इसको बिना पैसेज किए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं, नो कंट्री नीड टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब खुद सोचो, इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के बारे में हमें पता है, तो इकोसिस्टम ऐसा थोड़ा ना होता है कि चाइना कंट्री है तो उसका इकोसिस्टम अलग होंगे, इंडिया का इकोसिस्टम यहाँ पे अलग होंगे। हालांकि यहाँ पे अगर कंपेयर किए जाएंगे तो डिफरेंट होंगे, लेकिन जब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इकोसिस्टम का बात कर रहे हैं। अब ये इकोसिस्टम जैसे कि ट्रेड के रेस्पेक्ट में लोगे, है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रेड का, ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या इंडिया और चाइना ट्रेड से इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है? सीधी सी बात है, ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। बात किसका कर रहे हैं, नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम को अगर ग्रो करना है तो हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अब ट्रेड इंडिया का कंट्री है और इंडिया के साथ करोगे कि दूसरे कंट्री के साथ करना है, दूसरे कंट्री के साथ करना है, तो सीधी सी बात इसको गलत कर सकते हो। ये पहला मेथड बता रहा हूं, अगर हमें पता है कि एजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है, और ये भी हमें पता है कि अगर क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिना कॉम्प्रिहेंशन को कवर किए पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं। फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिसके थ्रू पूरा पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। अब अपने ऊपर डिसिसिव फैक्टर रहेगा कि कैसे सॉल्व करोगे। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, सेकंड क्या बोले हैं कि रिसोर्स रिच कंट्री नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोस ऑफ स्केंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कि
जो रिसोर्स कंट्री हैं जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो कम रिसोर्स कंट्री के जिसके पास रिसोर्स नहीं उसको यहाँ पे शेयर कर सके, जिसके द्वारा जितना भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट आ सकते हैं। कौन कौन से दो व्यू पॉइंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दो व्यू पॉइंट आ सकते हैं। ये ऐसा हम लोग एक आइडियोलॉजी लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस को पैसेज के ऊपर छोड़ सकते हैं, पहला बात। सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिसोर्स रिच कंट्री है वो शेयर करेंगे। अब रिसोर्स को शेयर करोगे, खुद सोचो यहाँ पे, रिसोर्स को अगर शेयर करोगे, मान लो कोयला है, ठीक है, कोल को अगर शेयर जो है शेयर करोगे या फिर शेयर कर रहे हो दूसरे कंट्री के साथ, तो कितना टाइम तक शेयर कर पाओगे, ठीक है, कितना टाइम तक शेयर कर पाओगे, है ना। 5 क्विंटल या फिर जितना भी यहाँ पे वैल्यू होता है उतना ही शेयर कर पाओगे, लेकिन पूरा लाइफ सस्टेन तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी इसको गलत किए जा सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर मैं डी लगा सकता हूँ। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ऐसे सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब सेकंड और मेथड है। सेकंड मेथड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि पूरा पैसेज को कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब एक बार पैसेज के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बोले क्या है यहाँ पे, एजम्पशन लगाना है ना। कीवर्ड को बस ध्यान रखना, अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो कीवर्ड ही यहाँ पे रोल प्ले करेगा। क्योंकि होता है कि ये क्वेश्चंस को अगर क्रक्स में पूछे तब भी सही हो जाएगा, एजम्पशन में पूछेंगे तब भी सही हो जाएगा। क्रक्स में पूछेंगे तब भी गलत हो सकता है, एजम्पशन में पूछेंगे तब भी गलत हो सकता है। ऐसा क्यों दोनों गलत? क्योंकि ये पूरा डिपेंड करने वाला है इसके ऊपर, पैसेज के ऊपर, और पूरा डिपेंड करने वाला है इसके ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर, कि एक्चुअल में पूछे क्या गए हैं और एक्चुअल में पैसेज में दिए क्या है। ठीक है, तो ये हमें अल्टीमेटली पता होना चाहिए। तो देखो पैसेज पहला, देखो क्वेश्चन समझ आ गया है। पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल as well as their livelihood depend on the ecosystem. There is also a conflict between using ecosystem only for individual. अब यहाँ पे एक ही लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इस सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बात की है कि जो रिसोर्स रिच कंट्री है वो जो रिसोर्स नहीं है उस कंट्री को शेयर करेंगे। ये तो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया फिर, तो यहीं से इसको गलत कर सकते हो, सीधी सी बात। ठीक है, फिर भी कवर करते हैं ना। फिर नेक्स्ट देखो, डिग्रेडेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड हो गया, सिचुएशंस, फिर उसी के साथ सल्टेशंस हो गया, प्रॉब्लम एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग लाइवलीहुड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. ठीक है, क्या बोले हैं कि पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे लास्ट पॉइंट को देखो कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। अगर एक बार अपने लेवल में कवर करने वीडियो को पॉज करके तो कवर कर सकते हो। अब आंसर में आना है ना, ऑप्शन में आओ। पहला बोले हैं कि नो कंट्री नीड टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम बूस्ट नेशनल इनकम, और यहाँ पे क्या बोले हैं कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब बताओ कि अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे तो कैसे यहाँ पे बूस्ट कर पाओगे? ये भी एक आइडिया लगेगा कि पहला आंसर गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन तो यहीं पे क्वेश्चंस को जब कवर किए हैं, पैसेज को रीड करते ही करते बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि क्रक्स के बेस में है, और यहाँ पे एजम्पशंस भी कर सकते हो ना कि नो कंट्री नीड टू डिपेंड, और ये एजम्पशन मैं पहले भी कर चुका था जब बिना पैसेज किए, ठीक है, पैसेज को नहीं पढ़े थे, तब जब क्वेश्चन को सॉल्व किए तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, वो एजम्पशन ही कर रहे थे। बिना पैसेज को कवर किए भी एजम्पशंस कर सकते, जैसे कि सॉल्व किया और करेक्ट आंसर तक भी पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि क्रक्स के बारे में है, क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स का मतलब होता है कि सेंट्रल आइडिया। जो पैसेज है तो पैसेज बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, कोर आर्गुमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से ऑथर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्रक्स बताना चाह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल को कवर करने से पहले क्वेश्चंस कवर करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्रक्स ऑफ द पैसेज। पहला बोले हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट कंजप्शन ऑफ, है ना, सीरियल बेस्ड फूड इन वेल्दियर सोसाइटी, पहला है। तो इस तरीके से जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। अपने से वीडियो को पॉज करके कवर करो, डायरेक्टली हम लोग पैसेज में आते हैं।
पैसेज क्या बोले हैं इसमें, इसे जो क्रक्स है इस पैसेज का ये बताना है। इफ देयर इज इनइक्वलिटी इन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसमें अगर इनइक्वलिटी दिखता है, इफ देयर इज इनइक्वलिटी इन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज अ ग्रेटर इनइक्वलिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, as the societies become wealthier their consumptions of animal produce increase, this means that the जो greater proportion है of such basics food stuff as a grain and the legumes that could feed human directly in instead being converted into feed for poultry and harm animals, large farm animals. Yet these conversions of plant based food into animal food for animal is far from efficient. Only 16% of calorie fed to chicken are recovered by us when we eat them. This conversion rate goes down to 5 to 7% in large animals that are fed grains to add fat and some protein before slaughter. अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि जो फूड प्रोड्यूस है उसके बारे में बताए गए हैं, और जो एनर्जी कैलोरी होता है, क्योंकि ये कैलोरी जाना चाहिए कहीं और जा कहीं और रहे हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा पैसेज। अब पैसेज के बेस में जो क्रक्स बोले हैं, पहला क्या है कि देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड इन वेल्दियर सोसाइटी। भाई वेल्दियर सोसाइटी एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोले हैं कि दिस मीन दैट ग्रेटर पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे बोले हैं, यहां से समझो, एज अ सोसाइटी बिकम वेल्दियर देयर कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोड्यूस इनकम इंक्रीज, कि अगर वेल्दियर है तो जो वेल्दियर हैं तो जो चिकन्स हो गया या फिर इस तरीके के जो यहाँ पे एनिमल्स हो गए उसको खाना स्टार्ट करेंगे, उसको एज अ कंजप्शन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट दी कंजप्शन ऑफ सीरियल। भाई यहाँ पे और एक ही पोर्शन को बोले सोसाइटी का, वेल्दियर सोसाइटी। ऐसा थोड़ा ना होता है कि पूरा जो सोसाइटी उसमें से वेल्दियर ही हो, है ना, पूरा सोसाइटी भी हो सकते हैं। तो जो कंजप्शन यहाँ पे बोले गए हैं ना, तो यहाँ पे गलत आंसर है, पहला गलत कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अर्जेंट नीड बोले हैं पब्लिक पॉलिसी जिससे प्रमोट किया जा सके, नहीं। सेकेंड है कि एनिमल बेस्ड फूड इज अ फार लेस इफिशिएंट देन ग्रेन, ये बिल्कुल सही है। इसका जो क्रक्स वो यही होगा, क्योंकि ये बताए भी है कि अगर चिकन्स को खाते हो, है ना, अगर कंजप्शन कर रहे हैं तो 16% बस यहाँ पे कैलोरी मिलेगा। अगर इसके बजाय अगर ग्रेन को खाते हो, फूड को यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं तो उसमें कैलोरी ज्यादा मिलेगा। ये एक्चुअल में ये क्रक्स है और यही बोले गए हैं। समझ आ गया। थर्ड जो यहाँ पे कीवर्ड देते हैं वो है रेशनल और क्रूशियल मैसेज। रेशनल है ना, दो वर्ड यहाँ पे हैं, रेशनल और क्रूशियल। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। अब ये लॉजिकल में फैक्ट्स भी हो सकते हैं, डाटा भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। क्रूशियल मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पैसेज का। ये अच्छे से समझ आएगा, पैसेज को कवर करेंगे, पढ़ेंगे तब। पैसेज क्या बोल रहे हैं, the emissions human put in the atmosphere now will affect the climate in the middle of century and onward. Technological changes meanwhile could make a future transitions away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission and the huge cost or suffering through the effect of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fail. The world cannot afford such recklessness on climate change, ये बोले हैं। अब इसमें क्या बताना है कि हमें क्रूशियल मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं ऑथर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जो बोले गए हैं रेशनल और क्रूशियल मैसेज। तो क्या जो क्रूशियल मैसेज है वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं ऑथर के द्वारा इस पैसेज में। पहला है कि बिजनेस दैट कॉज इमिशंस में नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। यहाँ पे क्या बोले, क्लोज डाउन। पैसेज में कहीं क्लोज डाउन के बारे में बताया नहीं है। और फ्यूचर में भाई क्लोज डाउन क्यों करना पड़ेगा, पॉल्यूशन अगर ज्यादा हो रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, क्लोज डाउन करने की क्या जरूरत। गलत है पहला। ये कहां से समझ आ रहा है पता है, यहां से, ये जो बोले गए हैं ना क्रूशियल मैसेज, ये क्या बोलना चाह रहे हैं पैसेज, वहां से समझ आ रहा है। सेकेंड है कि द ओनली सॉल्यूशन इज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। गलत है। सी ऑप्शन है कि वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। ये बिल्कुल सही है कि कार्बन इमिशंस को यहाँ पे क्या बोले हैं कि वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशन, जैसे कि अभी कार्बन कैप्चर आता है,
कार्बन इमिशंस करोगे या फिर पॉल्यूशन करोगे तो उसके लिए पे करना पड़ता है ना। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यूरोपियन कंट्री से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट है। वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव, है ना, कि टेक्नोलॉजी को इंप्रूव, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने में कई सालों लग जाते हैं। अब वो कई सालों तक जितना भी यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग रुकना पड़ेगा कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा तब हम लोग यूटिलाइज करेंगे। नहीं, ये वाइज आइडिया नहीं है, वाइज स्ट्रेटजी नहीं है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वही चीज यहाँ पे बताए गए हैं पैसेज में। फोर्थ है वो है कोलोरली। अब ये कोलोरली का एक्चुअल में मतलब होता है कि अगर कोई भी करोगे, कोई भी काम कर रहे हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा ही आएगा। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आएगा, जो काम कर रहे हो उसमें डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं जो है 5 आवर्स अगर कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है, 5 आवर्स काम कर रहा हूं तो 5 आवर्स के अकॉर्डिंग ही मेरे को यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, है ना। अब इसमें रिजल्ट में बदल नहीं सकते, जो होना है वो होगा ही होगा, जो काम करोगे वैसे ही उसका रिजल्ट मिलेगा नेचुरली। समझ आ रहा है। अ डायरेक्टरी रिजल्ट, है ना, अ डायरेक्ट रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आर कंक्लूजन दैट नेचुरली फॉलो फ्रॉम अ फैक्ट। जो काम करोगे उसी को ही फॉलो करके यहाँ पे रिजल्ट आएगा, इसको बोले जाते हैं कोरोलरी। ठीक है, कुछ वर्ड जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो इसको, या फिर रिजल्ट हो गया, आउटकम हो गया, इन्फेरेंस हो गया, लॉजिकल कंक्लूजन हो गया, जो कि कोरोलरी के अंदर ही आते हैं। लेकिन इसमें कोई ओपिनियन हमें इंसर्ट नहीं करना है, नहीं कोई एजम्पशंस देना है, ना कोई अपने को न्यू आइडिया कवर करना है, और न ही अनरिलेटेड कंक्लूजन हमें यहाँ पे देना है। जो पैसेज में है उस पैसेज का क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बस जो ये पैसेज में बोले गए हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है उसी को यहाँ पे बताना है। ठीक है, रिफ्लेक्ट द कोरोलरी यहाँ पे बोले गए हैं। स्टार्ट करते पढ़ना। सी one of the dismal reality of the agriculture sector is the independent India has been that never experience a high growth phase। ठीक है, हाई ग्रोथ फेज अनलाइक द नॉन एग्रीकल्चर, ऐसे बोले जाते हैं। और देखने को भी मिलता है कि एग्रीकल्चर पहले से रनिंग है लेकिन उतना ज्यादा वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है जितना टर्चरी सेक्टर जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया वहां पे होता है। ठीक है, द हाइएस्ट डेसिमल ग्रोथ, जो डेकेडल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है फॉर एग्रीकल्चर जस्ट 3.5% है इन 1980s। Also, after experiencing a spurt in a decadal growth during 1980s, agriculture growth suffered relatively stagnations thereafter. This is a sharp contrast to non-agriculture growth, which consistently increased from 1980s to 2000। अब इसमें पैसेज समझ आ गया, पैसेज पढ़ लिए हैं, अब इसमें जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। डी ऑप्शन है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्ट इन दी स्टेग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका हमें डायरेक्टली एजम्पशन मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट हैं उसको बताना है। अब यहाँ पे खुद सोचो कि कहीं पे भी रूरल अर्बन या फिर माइग्रेशन वर्ड यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ये भी एक तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का। क्या तरीका, कि जो पैसेज में यूज ही नहीं हुआ है, जो पैसेज में बात ही नहीं किए गए, उसको यहाँ पे क्या करोगे, कवर करके सीधा क्रॉस किया करो। ठीक है, थर्ड सी ऑप्शन है कि इंडिया लेग्ड बिहाइंड अदर कंट्री एडॉप्टिंग मैकेनाइज एंड मॉडर्न फार्मिंग। एडॉप्ट तो किए थे 1960s का बात कर लो, जिसमें से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसमें जो सीड है सब तो एडवांस लेवल के यूज किए गए थे, है ना, ये तो गलत है। फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट यूजफुल एज वाज एक्सपेक्टेड। यूजफुल हुए थे, इवन एक्सपेक्टेड से ज्यादा यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म परकोलेट डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि ये स्लो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा नेक्स्ट वर्ड की तरफ इंटर करते हुए है इम्प्लीकेशन या फिर बेस्ट इम्प्लाई या फिर इम्प्लाइज। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होंगे जो कि लॉजिकली फॉलो होगा फ्रॉम स्टेटमेंट से या फिर कोई एक्शन वहां से, इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। ये भी ध्यान रखना है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे इम्प्लाई कर दे। देखो ये क्वेश्चंस को अच्छा तरीका है, इसको पैसेज के थ्रू समझते हैं। पैसेज क्या बोले हैं और कैसे इसको इम्प्लाई होगा इस पैसेज का। देखो, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया।
According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be. Is the result thereof, India also has the largest tuberculosis जो टीबी बर्डन है वो देखने को मिलता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डे टू दी कंट्री जो है एनुअली यहाँ पे हैं. बट व्हाट इज जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टू लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इन लॉस्ट पोटेंशियल इन फ्यूचर. It is becoming increasingly clear that the many measure of the cognitive ability malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequate nourished peers. For an economy that will more dependent on highly skilled workers, this poses significant challenges. It is one that really should be addressed given India demographic outlook. एक्चुअल में ये पैसेज यही बोले गए हैं कि अगर टीबी है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं जो कि टीबी हैं, टीबी से सफ़र कर रहे हैं, एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए कंपेयर टू वर्ल्ड वो इंडिया में कम है, कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रहा है. और ये भी बात बोले गए हैं कि अगर सर्विस सेक्टर या फिर टर्चरी सेक्टर ही अगर ज़्यादा एडवांसमेंट में रहे तो ये इकोनॉमी के लिए थ्रेट है, ये यहाँ पे ऐसे बोले गए हैं. तो इसका बेस्ट इम्प्लाई क्या होगा, बेस्ट जो इसका कंक्लूजन है, बेस्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट है वो क्या हो सकता है. पहला बोले हैं कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेन. पहले बात ये देखो कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात किए हैं क्या, नहीं किए हैं, हटाओ इसको. सेकेंड है कि लार्ज स्केल एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ नीड ऑफ एन आवर. प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट नहीं, इसके बारे में भी कहाँ पे बात किए हैं. more economic development, health and nutrition of only skilled workers need special attention. बताओ, ये तो डायरेक्टली इसको अपोजिट कर रहे हैं. पैराग्राफ में क्या बोले हैं, पैराग्राफ में ये बोले हैं कि जो स्किल्ड वर्कर अगर उसका ही यहाँ पे एडवांसमेंट होगा तो इकोनॉमी के लिए थ्रेट होंगे. और ये क्या बोल रहे हैं कि केवल जो स्किल वर्कर है उसी में ही फोकस करना चाहिए. ये तो डायरेक्टली अपोजिट हो गया. इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा. अगर फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसेज बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल. क्योंकि अगर हेल्थ ठीक रहेगा तभी से इफिशियंसी आ पाएंगे, न्यूट्रिशन अगर ठीक से मिलेंगे तभी से जो एक इफिशियंसी होता है वो आ पाएगा. तो क्या फॉलो किया, एक इम्प्लाइज तो फॉलो किए, ठीक है. एक यहाँ पे बोले गए हैं ना इम्प्लीकेशन बेस्ड इम्प्लाइज, यही तो फॉलो किए. इसका रिजल्ट तो यही है, ठीक है. 6 है जो कि रिफ्लेक्ट करना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जो पैसेज दिए गए हैं उसका ही हमें सेंट्रल आइडिया यहाँ पे बताना है. लेकिन ध्यान रखना इसमें से अपने से कोई एडवाइस हो गया, जजमेंट हो गया, इसको लिंक नहीं करना है. नहीं कोई अर्जेंसी हो गया, वार्निंग हो गया, वार्निंग दे रहे हैं वहां पे इसको कुछ नहीं करना है. कंक्लूजन भी नहीं बताना है. ध्यान रखना इसमें जो क्रक्स है वो बताना है. सेंट्रल आइडिया क्या बोल रहे हैं उसको बताना है, न कि कंक्लूजन. कंक्लूजन्स अलग टर्म होता है और क्रक्स यहाँ पे डिफरेंट टर्म होते हैं. कंक्लूजन में पूरे जो पॉइंट होते हैं उसको लिखना पड़ता है, लेकिन क्रक्स क्या होता है, एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है. और इसमें नहीं कोई एग्जांपल स्टैटिक्स में हमें फोकस करने की जरूरत है, ठीक है. क्वेश्चंस बोले गए हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. क्या बोले पैसेज में कि द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व, मीनिंग दैट एज मोर इज प्रोड्यूस कॉस्ट फॉल रैपिडली, है ना. सीधी बात है, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो महंगा हो जाएगा, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो सस्ता हो जाएंगे. तो यहाँ पे वही बोले हैं कॉस्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, है ना, डिमांड और सप्लाई वाला. लर्निंग बाय डूइंग. द फर्म ग्रीन इनोवेशन इज अ पाथ डिपेंडेंट. द मोर अ फर्म डज, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, which became over 90% cheaper during 2010 हुए थे. Repeatedly hitting for cost या फिर beating for cost, moving early and gradually given economics more time to adjust, allowing them to reap the benefit of the path dependent green investment without much disruption. At least है ना, एट लेट मोर क्योटिक ट्रांजिशन इज अ कॉस्टियर. क्वेश्चन समझ आ गया, पैसेज समझ आ गया, जिसमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेशली जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, है ना, सोलर पैनल हो गया, उसके बारे में बताए गए हैं कि पहले बहुत महंगे थे, अभी 2010 में जो है 90% से यहाँ पे चीपर देखने को मिले हैं. तो ये ओवरऑल जो है पूरा पैसेज है. लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसका बेस्ट
सेंट्रल आइडिया क्या होगा, क्या रिप्लाई यहाँ पे दे सकते हो? तो देखो, पहला है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। देखो, ट्रांजिशन यहाँ पे करना है, नो डाउट, ठीक है, चलो एक टाइम के लिए इसको थोड़ा सा सही मानते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसिवली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। पाथ डिपेंडेंट जाएगा कि पाथ इंडिपेंडेंट जाएंगे? बताओ। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे जो है पाथ डिपेंडेंट तो बोले हैं, तो पाथ डिपेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यही राइट होगा। ये मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये जो है स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है, न कि यहाँ पे हम लोग स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन देने आए हैं। ये यूपीएससी का, इसमें से जो क्रक्स है उसको यहाँ पे बताना है, ये गलत होगा। सी ऑप्शन है कि कंट्रीज विथ लार्ज इकोनॉमिक्स आर इज अ बेटर पोजिशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हायर कंट्री है तो वही लोग अडॉप्ट कर पाएंगे, ऐसा फिनोमेना नहीं है। डी ऑप्शन है कि टाइमिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लगेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल को भी समझ आएगा कि एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, प्लस सोलर सिस्टम तो चीपर हो गए हैं, तो क्यों नहीं कि सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाया जाए। तो ये किस में डिपेंड होगा? ये टाइम में डिपेंड होगा। और ये जो क्रक्स यहाँ पे बताया गया है ना, क्योंकि सोलर सिस्टम तो पहले भी थे, क्यों 2010 में पूरे यहाँ पे चिप हो गए? इवन यहाँ पे 90% चिपर के बारे में बताया गया है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ना? समझ पा रहे हो इस चीज को? तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक सेंट्रल आइडिया को शो कर रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं मतलब जो टर्म है, 7 जो टर्म यहाँ पे बोले गए जो कि लॉजिकल, रेशनल और प्रेगमेटिक मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं। 3 वर्ड यहाँ पे दिए गए टोटल। लॉजिकल इसके बारे में पता है, रेशनल इसके बारे में भी पता है, प्रेगमेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकली चीज, है ना, रियलिस्टिक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पैसेज को कवर करते हैं। इसमें से बोले गए हैं कि लॉजिकल, रेशनल और प्रेगमेटिक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बताओ, पैसेज है कि ईच स्टेट इन इंडिया फेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट आल्सो ऑफर इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग इमिशन डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट्स नीड टू टेक एक्शंस टू प्रोटेक्ट देयर शोर फ्रॉम सी लेवल राइज। District has the drier need to prepare for variable monsoon precipitation. Himalaya region have own unique challenges, and the selected part of peninsula of India and offshore are offer great opportunity for harnessing wind power. These various aspects need to consider for developing clear and sustainable goal for the future. पैसेज वही बोले गए हैं कि जहां देखो, हर एक एरिया में अपना अपना कुछ एडवांटेजेस हैं, अपना कुछ चैलेंजेस हैं। हिमालय एरिया में जाओगे तो अपना वहां पे एडवांटेजेस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। लेकिन जैसे कि ड्रायर एरिया, कोस्टल एरिया में जाओगे तो वहां पे जो टर्बाइंस हो गए, यहाँ पे जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा बूस्ट हो सकता है, तो वहां पे उसको हार्नेस किया जाए, ठीक है। तो जिस एरिया में जो पार्टिकुलर चीज देखने को मिल रहे हैं, मिनरल हैं, रेन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज हैं, उसको हार्नेस किया जाए। एक्चुअल में ये पैसेज बोले गए हैं। अब इस पैसेज के थ्रू हमें एक मोस्ट लॉजिकल और रेशनल प्रेगमेटिक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ऑथर के द्वारा, ये समझते हैं। पहला बोले हैं कि द मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन स्ट्रेटजी टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज इज इसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। देखो, पहले बात यहाँ पे कोई प्रॉपर इस तरीके, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर स्टेट के पास है ही है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिकल यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो चैलेंजेस है वो हर स्टेट में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पहला गलत है। सेकेंड है कि इंडिया इज ए टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट। देखो, डाइवर्सिटी के बारे में पहली बात बताया नहीं, और यहाँ पे जब बात ही कर रहे हो तो डाइवर्स का ही यहाँ पे बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, प्रोग्राम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो पा रहे हैं, गलत है ये। सी ऑप्शन है कि इट इज अ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दी। देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की नहीं है, ये मास पीपल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब ये मैं ये बात अपने से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल बोले गए हैं, रेशनल बोले गए हैं, प्रेगमेटिक मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं पैसेज के द्वारा, इसीलिए तो सी ऑप्शन गलत है।
डी ऑप्शन में आओगे तो इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट इफेक्टिवली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजी एट स्टेट रीजनल लेवल, स्टेट लेवल भी रीजनल लेवल भी, तब ये सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो 8वां, ये वाला जो कि बेस्ट एक्सप्लेनेशंस करना चाह रहे हैं पैसेज का, ठीक है। बेस्ट एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है कि हमें कोई अपन से जो है कोई कंक्लूजन एड नहीं करना है, अपने से कोई एडवाइस यहाँ पे नहीं देना है, जो सिंबल दिए गए हैं, जो टर्म वहां पे है, उसी को अप्लाई करके जो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं उसको कन्वे करना है, ठीक है। तो उसी को बस हम यहाँ पे देखो, जैसे कि पैसेज को कवर करो, समझ आएगा। A network of voluntary associations stand as a buffer between the relatively powerless individual and the potentially powerful state। जो वॉलंटरी होते हैं या फिर एसोसिएशन होते हैं, वो यहाँ पे पावरलेस और पावरफुल के बीच रहते हैं, ये बोले गए हैं। अब इसमें से क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए हैं, यही तो यहाँ पे यूनिक फीचर्स है इसका, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। देखो ना, 3 ही लाइन में इसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये बताओ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकते हैं। देखो पहला क्या बोले कि इट इम्फेसिस द इनएबिलिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स इट विल प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशंस ऑफ सर्टेन ग्रुप विद इन इट। ये लग रहा है कि ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इट इम्फेसिस द इनएबिलिटी ऑफ स्टेट, यहाँ पे इनएबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में बताया। जब इनएबिलिटी होता है तो यहाँ पे पावरफुल स्टेट का क्यों एग्जांपल देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावरलेस का भी एग्जांपल दिया और पावरफुल का भी एग्जांपल दिए हैं। गलत है पहला ऑप्शन। सेकेंड है कि इट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोट ऑफ वेल बीइंग। अगर यहाँ पे प्रमोट करते वेल बीइंग का तो यहाँ पे रिलेटिवली पावरलेस आता क्यों? अगर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है कि जो पीपल है उसका वेलफेयर कर सके, तो ये जो वॉलंटरी यहाँ पे एसोसिएशन है जो कि बफर जोन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, पावरलेस इंडिविजुअल पावरफुल इंडिविजुअल, तो जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनिज्म होते तो इस तरीके से तो कोऑपरेटिव सबके साथ होता है ना, पावरलेस और पावरफुल सबके साथ यहाँ पे कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन से यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन है कि इट टेक इंडिविजुअल आउट ऑफ स्टेट आइसोलेशन एंड गिव देम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन कॉमन इंडिवियर। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वॉलंटरी एसोसिएशन, इसको एक चांस मिलना चाहिए जिसके थ्रू अपने को एज अ इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। समझ आ गया। तो ये तो रहा पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार हर साल जो है क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, उसको डिस्कस किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ प्लस डिफरेंट नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।